हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे हैं बेटे आप सभी? उम्मीद है बेटे आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बेटे, आज हम पढ़ेंगे एक और बढ़िया सा टॉपिक हमारी 10th क्लास की मैथ से। हाँ, तो बेटे हम कह सकते हैं कि हमारी बुक का ये आखिरी टॉपिक या आखिरी चैप्टर है। तो आप बेटे समझ ही गए होंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटे प्रोबेबिलिटी, एक प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना। हमारे मैथ के कॉन्सेप्ट में एक ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल अप्रोच से स्टार्ट होती है। हाँ बेटे, बिल्कुल सही है। चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है प्रोबेबिलिटी और कंप्लीट करते हैं चैप्टर। चलिए बेटे स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेटे, लास्ट क्लास में हमने एक बीपीटी थ्योरम समझी थी, है ना। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटे प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटे, चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक अप्रोच लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप ही नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे बेटे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। बट कोशिश करूँगा कि हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस कॉन्सेप्ट में आपको समझ लो डिटेल वर्क देने वाली है वो बताऊँगा ज़रूर, भले ही थोड़ा सा डीप में जाना पड़े। बट फिर भी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। ठीक है बेटे, देखिए। तो पहले डी कोड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको डी कोड करूँ तो बेटे सीधा सा मतलब क्या निकलता है, देखो। प्रोबेबल प्लस एबिलिटी। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ये प्रोबेबल क्या होता है। तो प्रोबेबल वर्ड का सीधा सीधा मतलब होता है बेटे पॉसिबल। पॉसिबल, ठीक है। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, पॉसिबल प्लस एबिलिटी। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, पॉसिबिलिटी। अब बेटे प्रोबेबिलिटी कोई बच्चा जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हर एक बच्चा पॉसिबिलिटी तो जरूर जानता होगा, है ना। तो पॉसिबिलिटी सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो संभावना। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हाँ बेटे बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखो क्या होता है, अगर हम कोई भी एक ऐसा वर्क करने जा रहे हैं जिसका रिजल्ट जो है ना हमारे पास फिक्स नहीं है, समझ लो बेटे। अगर मैं कोई ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसका रिजल्ट कह सकते हो आइदर ये भी हो सकता है आइदर वो भी हो सकता है और हो सकता है तीसरा भी कोई रिजल्ट हो। तो जब किसी चीज़ के रिजल्ट अनसर्टेन होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, हमें कंफर्म आंसर नहीं पता होता, तो उस सिचुएशन में हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, हम पॉसिबिलिटीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। कोई एक चीज़ हो सकता है ज़्यादा हो, कोई एक चीज़ हो सकता है कम हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको कि मान लो बेटे क्या है कि दो टीम है, दो नहीं तीन टीम है या चार टीम मान के चलते हैं। चलिए यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम सीधा सा। मान लेते हैं बेटे कि हमारे पास टीम है, एक टीम ए है, एक टीम बी है बेटे, और एक टीम हमारे पास, सॉरी, एक टीम ए है और एक टीम बी है हमारे पास और एक टीम सी है। अब बेटा मैं कहता हूँ कि इस टीम ए में ना थोड़े हैवी पर्सन है, यानी ताकतवर पर्सन ज़्यादा है, और इस वाली टीम में दो छोटे बच्चे हैं और दो बड़े बच्चे हैं। इस वाली टीम में सारे छोटे बच्चे हैं। अब ये तीनों टीमें खेल रही है मान लो। तो बेटा आप खुद बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि इस टीम के जीतने के, इस टीम के विनिंग चांस जो है बेटा, विनिंग चांस वो सबसे ज़्यादा है। आप बोलोगे सर बात तो बिल्कुल ठीक है, इसके चांस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसके चांस है, इसके चांस कम, सबसे कम है। तो बेटा यहाँ पे जो हम मेज़र कर रहे हैं ना इनके चांसेस, कितने परसेंट इसके चांस हैं विनिंग के, कितने परसेंट इसके चांस हैं और कितने परसेंट इसके चांस हैं। तो वो जो परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी।
आप खुद समझ रहे हैं कि इन तीनों में इसके जीतने की संभावना ज़्यादा है, इसकी उससे कम है, इसकी बिल्कुल कम है। तो ये जो संभावना है ना किसी चीज़ के होने की, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या बोलते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये तो मैं थोड़ा सा आपको डिकोड करके मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटे देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि द मेजरमेंट द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया कोई भी चीज जो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। कोई भी चीज बेटा ऐसी जो फिक्स नहीं है, अगर वो फिक्स नहीं है तो बेटे आइदर उसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। और जिसके आंसर एक से ज़्यादा हों और हमें कंफर्म नहीं है कौन सा आंसर आ सकता है बेटे, तो जो मेज़र किया जाता है उसी को बोलते हैं बेटे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब ये है मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी आप हिंदी में बोले तो अनिश्चित चीज को मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अनिश्चित घटना उसको मेजर कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं बेटा अनसर्टेनिटी या दूसरे शब्दों में प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बेटे? अगर हिंदी में मैं और शब्द बताऊं ताकि आप रिलेट कर पाए तो सीधा सीधा बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटे अंदाजा लगाना। जैसे सीधा सीधा एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा प्यारा है। जैसे अभी अभी मैच हो रहा था पाकिस्तान का और इंग्लैंड का, है ना। अब आपको भी पता है कि ये वाली टीम या ये वाली टीम में से कोई एक टीम तो जीतेगी, कोई एक टीम विनर बनेगी, सभी को पता है। लेकिन बेटा कौन सी, जब आपसे पूछा जाए कौन सी, तो आप बोलोगे सर कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड जीतेगी। तो आपने क्या बोला? लग रहा है ना। तो ये जो लग रहा है ना, इसका मतलब है आपके पास कंफर्म आंसर नहीं है, और कंफर्म नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? आप अंदाजा लगा रहे हैं। इसी को बोलते हैं बेटे प्रोबेबिलिटी, इसी को बोलते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता है उसके 4 आंसर होते हैं। हाँ सर होते हैं। अब उसमें से कभी कभी क्या होता है, मैं आंसर तो पता नहीं होता, फिर मैं बोलता हूँ कि बेटे क्या आंसर है? आप बोलते हो सर सी। मैंने बोला कैसे? सर लग रहा है ना, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ना ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, लग रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, चलो लग रहा है, तो ये तो वही हो गया कि आप अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता, सर बी है, मैंने बोला बेटा कैसे? बोले सर तुक्का मार दिया। क्या करा? सर तुक्का मार दिया। हाँ, तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो तुक्का मारना। एक और वर्ड कह सकते हैं प्रिडिक्शन करना। ठीक है बेटे? तो ये सारे शब्द जो है ना, ये एक ही चीज को बताते हैं, और उसे एक चीज का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है। हाँ, तो बेटे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा क्या होती है प्रोबेबिलिटी। बाकी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा बेटे, वैसे वैसे आपको चीजें समझ आती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें बेटा लिखना होता है पी, और ब्रैकेट में लिखना होता है ई। अब सर ये ई क्या है? तो इससे पहले समझिए इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये जो P है, ये P रिप्रेजेंट करता है बेटे प्रोबेबिलिटी को, और ये जो E रिप्रेजेंट करता है ये इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। E फॉर इवेंट। अब ये इवेंट क्या है? तो ये किसी भी चीज का इवेंट हो सकता है। मैं बोल सकता हूँ ये एक इंसिडेंट है, एक्सीडेंट नहीं है बेटा, इंसिडेंट है। इंसिडेंट का मतलब है कोई भी एक वर्क, कोई भी एक एक्शन, कोई भी एक वर्क, कोई भी एक एक्शन। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम क्या है आपका? वो वर्क ही तो है, आपके द्वारा लिया गया वो एक्शन ही तो है। तो जब भी कोई एक्शन, कोई वर्क कर रहे हैं, या कोई इंसिडेंट है आपकी लाइफ का, तो उस इंसिडेंट को हम कंसिडर करते हैं इवेंट। क्या कंसिडर करते हैं? इवेंट। और उसी की हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्योंकि बेटा इवेंट नहीं होगा तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे?
हम किसी चीज़ के होने का अंदाजा ही तो लगा रहे हैं बेटे, और अंदाजा किसी चीज़ का लगाया जाता है, जब वो चीज़ है ही नहीं तो अंदाजा क्यों लगाएंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी निकालेंगे, इवेंट की निकालेंगे, ठीक है बेटे। हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना। अगर मैं इस ई के ऊपर ऐसे करके डैश लगा दूं तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट। फर्क समझना बेटे, जब हम बात कर रहे थे कि पी ई की तो वो थी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं पी ई डैश तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब वो इवेंट ना हो रहा हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, ठीक है। ठीक है बेटे, तो एक समय पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इवेंट के होने की, एक समय पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इवेंट के ना होने की। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटे प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना। ठीक है बेटे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटे, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। यानी जब भी कभी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसका जो आंसर होगा ना वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। और क्योंकि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को जानते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पी है ये इक्वल हो सकता है क्यू के, क्यू से छोटा हो सकता है लेकिन क्यू से बड़ा नहीं हो सकता। पी जो है क्यू से छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, पी से बड़ा नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं बेटा मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना आपको पता होगा, जैसे मैंने बोला 3/4, 5/6, 1/2, 9/10। तो आप हर सिचुएशन में देखेंगे ना तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, इसी को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपने पढ़ा होगा बेटे छोटी क्लास में। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा ये समझ रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। कैसे होती है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा डिटेल में चलते हैं। देखिए मान लीजिए बेटा आपका एक टेस्ट होता है, ठीक है। अब वो टेस्ट हो रहा है बेटे 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 100। अब मेरे को आप बताइए कि इस 100 में बुरे से बुरा क्या हो सकता है आपके साथ, बुरे से बुरा बताइए। नहीं बेटे दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रहा आपके नंबर है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस टेस्ट में बुरे से बुरा क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे सर बुरे से बुरा हद से ज़्यादा क्या होगा, मेरे 0 आ जाएंगे। बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ बताओ मैक्सिमम आपके साथ कितना अच्छा हो सकता है, हो क्या सकता है इस टेस्ट में। तो आप बोलोगे सर औकात की तो बात नहीं है लेकिन आपने पूछा है तो सर हद से ज़्यादा क्या होगा, 100 में से 100 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कोई ला ही नहीं सकता, नहीं ला सकता। तो यहाँ पे बात यही हो रही है ना, यहाँ पे बात हो रही है पॉसिबल की, कि पॉसिबल क्या है। तो सर पॉसिबल ये है कि 100 में से 100 आ जाए, पॉसिबल ये है कि 100 में से 0 आ जाए। तो पॉसिबल को ही तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी 100 में से कम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएंगे। इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते ना। तो आपके नंबर हमेशा ये जो 100 है ना इसके अंडर में ही रहेंगे, रहेंगे ना बेटे। तो जिस दिन आपके नंबर लीस्ट हो जाएंगे, ये लीस्ट है, इससे लीस्ट नहीं हो सकते, तो उस दिन आप देखो उस दिन आंसर क्या आ जाएगा, 0। और जिस दिन आपके नंबर मैक्सिमम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उस दिन देखो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो यानी आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में रहती है हमेशा। कहाँ रहती है, 0 से 1। 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, और बीच में आंसर आएगा। तो
तो अगर इन सारी बातों को मिला दूं तो एक वर्ड निकल के आता है कि प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके मैं लिखना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। तो अरे तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो से छोटी नहीं हो सकती और एक से बड़ी नहीं हो सकती। यानी प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। और कांट बी ग्रेटर देन वन। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको अब विजिबल है, ठीक है बेटे। तो कांट बी ग्रेटर देन वन। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्यारा सा सवाल करूं, और जायज सवाल है बेटे, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, मैं वही चीजें सारी आपको बताना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ जो पेपर में आई हुई है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पेपर में आता है, बहुत बार रिपीट हुआ सवाल। आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a probability। ऑप्शन में आंसर है आपके पास बेटे 0.5, 1/2, सॉरी 0.5 माइनस का 1/3 और 1.0 एंड ये सी हो गया एंड डी फाइनली हमारा हो जाता है 1/8। तो सवाल क्या है बेटा, इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है? तो करेक्ट आंसर आप बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर माइनस का 1/3। ये सवाल उल्टा भी आ जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूँ 1.5 3/7 माइनस 2/3 एंड 0.3। अब इसमें पूछा है कि इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी है, किसी इवेंट की कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो आप गौर से देखिए तो ये आंसर 0 और 1 के बीच में करेक्ट है। ये 0 और 1 के बीच में नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो गया, 0 से छोटा होगा, गलत है। ये 0 और 1 के बीच में करेक्ट है, ये 1 से बड़ा हो गया, इनकरेक्ट है। ऐसे ही ऊपर बेटे, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है। ठीक है बेटे, तो सीधा सा लॉजिक है, बट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बहुत है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। क्लियर है बेटे? बहुत ही बढ़िया, सिंपल सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को उम्मीद है, मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी बातें समझ आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करें, एक बार फिर से देखें बेटे। ठीक है, तो अभी तक हमें ये समझ आया प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है और प्रोबेबिलिटी कैसे, सॉरी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में लाई कहाँ करती है। क्लियर है, इस सारी चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम सीखते हैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी अभी मैंने आपको बेटे बताया था पीछे, अगर आपको याद है तो आप पीछे देख सकते हैं एक बार। देखिए मैंने पीछे आपको बताया था, ये देखिए कि पीई का मतलब होता है किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और पीई डैश का मतलब होता है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। बताया था, बिल्कुल बताया था। तो अब इस चीज़ का क्या यूज़ है तो इसको भी बेटा समझ लेते हैं। देखिए, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों चीज़ का अगर सम करें तो हमेशा आंसर बेटे 1 आता है। ये भी हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिस पे जनरली सवाल आ जाता है।
ठीक है, दोनों का सम 1 होता है। बड़ा ही प्यारा सा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसपे एक सवाल लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, इफ इंडिया प्ले अ मैच विद पाकिस्तान, द प्रोबेबिलिटी, बेटे स्पेलिंग हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो जल्दबाजी में, बट आप समझिएगा, ठीक है। इफ इंडिया प्ले अ मैच विद पाकिस्तान, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.5, 0.85, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पाकिस्तान, ठीक है बेटे। देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्या बोला है कि एक मैच हो रहा है, एक मैच हो रहा है बेटे इंडिया और पाकिस्तान का। अब इंडिया उस मैच को जीत जाएगी बेटे, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.85, ठीक है। अब सवाल ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, ये क्वेश्चन है। अब बेटा एक बात बताइए आप, पाकिस्तान जब ही तो मैच जीतेगा जब इंडिया हारेगी, इंडिया हारेगा तभी तो बेटे पाकिस्तान जीतेगा, सही कह रहा हूं ना। तो एक्चुअली में वो पाकिस्तान जीतेगा इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है इंडिया हारेगा इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। बात तो दोनों एक ही है ना। हाँ, तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंडिया, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंडिया, ये बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इंडिया ये आपको निकालनी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमें पीई दिया है और ये पीई डैश हमें निकालना है, तो बेटे गलत नहीं होगा, बात तो बिल्कुल सही है। बस आपको पता है कि इंडिया के जीतने की और इंडिया के नहीं जीतने की दोनों को जोड़ के 1 आता है बेटे। तो इंडिया के जीतने की 0.85, तो इंडिया के ना जीतने की निकालनी है, बहुत आसान है बेटे, उधर जाके माइनस कर दो। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनली आंसर 0.15। तो इंडिया के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी ये रही, और जब इंडिया नहीं जीतेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। हाँ, तो बेटा इस फार्मूले से हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें पी ई गिवन हो और पी ई डैश निकालना हो, या पी ई डैश गिवन हो और हमें पी ई निकालना हो, यानी एक के होने की दी है और ना होने की निकालना है, ठीक है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है बड़ा प्यारा सा, मेरे को याद आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, शायद आपकी बुक से ही सवाल है। उसमें क्या बोला था बेटे, क्वेश्चन देखिए क्या है। द प्रोबेबिलिटी that two friends do not have birthday on same day is 3/5, या थोड़ा बड़ा सा कुछ ले लेते हैं 3/53। what is the
probability that they have birthday on same day। समझ गए बेटा? समझ तो गए होंगे आप। सवाल बड़ा प्यारा सा है। सवाल ये है कि दो फ्रेंड है बेटे, ठीक है, और इन दोनों का जो बर्थडे है वो सेम डे पे नहीं होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 3/5 और बोला है कि सेम डे पे होगा। इसकी आप निकालो, इसकी आप निकालो, सॉरी इसकी निकालो। तो मैं कह सकता हूं दिस इज पी ई एंड वी फाउंड पी ई डैश। बस। या आप उल्टा भी बोल सकते हो कि सर पी ई डैश यहाँ पे नहीं की दी है ना, सेम डे पे नहीं है। हाँ, आप इसे ये भी कह सकते हो पी ई डैश दी है और आपको निकालनी है, कौन सी निकालनी है? आपको पी ही निकालनी है। उल्टा हो गया सवाल। तो बस बेटे पी ई प्लस में पी ई डैश दोनों का सम करके 1। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बेटे। इसकी वैल्यू दे रखी है 3/53 इक्वल टू 1। तो आप इसे सॉल्व कर देंगे, उधर जाके बेटा एलसीएम लेके ये माइनस हो जाएगा 53। तो पी ई इक्वल टू हो जाएगा 53 माइनस 3 अपॉन में 53। तो दिस इज फाइनली 50 अपॉन में 53। पी ई की निकल गई, ठीक है। यानी कि इन दोनों का बर्थडे सेम डे पे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटे? 50/53। ठीक है बेटे। उम्मीद है बेटे आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है। मैं थोड़ा आराम आराम से इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आती जाए बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बेटे मेन फार्मूले की तरफ कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है और कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एक सिंपल सा फार्मूला, बड़ा प्यारा फार्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फोटो, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। यानी सीधा सीधा बोलूँ तो हमारे फेवर में कितने हैं और टोटल कितने हैं आउटकम से। इस बात को समझ ले हम तो हमारी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। मैं बोलता हूँ ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोटो पे, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। जो बच्चा ये समझ गया बेटा उसे प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं क्या होता है बेटा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट तो आप कोई भी एक ऐसा एक्शन कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं जिसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है। मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल, उसी को बोलते हैं बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके आंसर बहुत सारे पॉसिबल हैं। ठीक है, तो जब आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें बेटा जो रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट को क्या बोलते हैं? आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटकम्स। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलता हूं कि एक कॉइन इज टॉस, एक सिक्के को उछाला जाता है। तो जब आप सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आएगा? मेरे को एक बात बताओ। तो आप बोलोगे सर दो रिजल्ट आ सकते हैं, एक तो आ सकता है हेड और एक आ सकता है टेल। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो इसको लिख दो हेड और टेल। तो ये जो हेड और टेल है इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आउटकम्स। और ये जो आउटकम्स निकले हैं किस में निकले हैं? ये निकले हैं बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट।
तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम जो आउटकम्स निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जिसमें मोर देन वन या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं आंसर की, उसको पहली बात क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं। तो इतना क्लियर है बेटे। चलिए अब समझते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे वर्क करता है। एक एग्जांपल बताऊंगा, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बड़ा प्यारा एक एग्जांपल देखेंगे हम। तो एक प्यारा सा एग्जांपल है ये। ए डाइस इज रोल, या बोल सकते हो थ्रो। एक डाइस है बेटा जिसको रोल किया जाता है या फेंका जाता है, या बोल सकते हो टॉस किया जाता है, कुछ भी कह सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। अब आप सारे जानते होंगे डाइस, सबने देखा होगा अपने जीवन में बेटा। ऐसे करके एक डाइस होता है, जिस लूडो खेला करते थे, सभी को याद होगा बेटे। तो इस पे 6 फेस होते हैं जिसपे अलग अलग नंबर होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर टॉसिंग अ डाइस। एक डाइस को टॉस करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे कि इसमें क्या क्या आउटकम्स निकलेंगे, तो आप बोलोगे सर कि मैं उसके सैंपल बनाता हूँ। किसके सैंपल, टोटल आउटकम्स के। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, बना के दिखाओ। तो आप लोगे सर या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या 6। मैंने बोला बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे आपने मेरे को सैंपल बना के दे दिए। ये जो आपने बनाए हैं सारे के सारे सैंपल्स, इनको सब क्या कहते हैं, आउटकम्स। अभी अभी हमने सीखा, सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है बेटे। अब ये सारे आउटकम्स अगर आप काउंट करें तो आंसर आता है 6, है ना। तो आपसे कोई बोले टोटल आउटकम्स कितने हैं, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना फॉर्मूला टोटल आउटकम, तो आप आंसर करेंगे 6। कितने, 6। अब आप बेटे एक बात बताओ, कोई भी आपसे सवाल किया जाता है जो इस डाइस से जुड़ा हुआ, उसका आंसर इसी नंबर में से तो आएगा सर। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो जो भी हम चाहेंगे वो इसी में से तो होगा। तो अगर आपको टोटल पता लग गया तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप जब डाइस उछालते हो उस पर इवन नंबर आता है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप बोलेंगे सर इवन नंबर चाहिए ना, तो इसमें से इवन ढूंढ लेते हैं। ढूंढो आप इसमें इवन, तो आपको नजर आएगा कि ये इवन है, ये वाला भी इवन है, ये वाला भी इवन है। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपको इवन का साथ देना है, तो आप इसके फेवर में हो, इसके और इसके, यानी ये तीनों हमारा साथ देंगे, बिल्कुल देंगे सर। तो मैं आपसे बोलता हूँ इस समय आपके फेवर में कौन है और टोटल कौन है। तो आप बोलोगे सर फेवर में तो 3 लोग हैं बट टोटल 6 लोग हैं। फेवर में तो 3 लोग हैं और टोटल 6 लोग। हाँ हाँ। तो बेटे आपसे पूछा जाता है कि फेवर में कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर फेवर में तो 3 लोग हैं बट टोटल 6 लोग हैं। फेवर में तो बेटे 3 लोग हैं बट टोटल 6 लोग हैं। यकीन मानिए आपको पता भी लगेगा, यही है प्रोबेबिलिटी। फेवर में कितने हैं, 3 लोग, टोटल कितने, 6, बस आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आने की आंसर बेटे आपके सामने है 1/2। क्लियर है बेटे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा मान लो मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो नंबर है बेटा वो मल्टीपल है 3 का। किसका मल्टीपल है, चलो मल्टीपल ऑफ 2 मान लेते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2 में आप बताओ आपके फेवर में कौन है और टोटल क्या है। तो आप बोलोगे सर फेवर में तो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, यानी अगेन 3/6। आंसर इज 1/2। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटे, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। समझ आया बेटे, तो उम्मीद है बेटे आपको समझ तो आ गया होगा। तो प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा लॉजिक है फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। क्लियर है बेटे। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। अब ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो
बड़ा ही आसान है, हर कोई यूज़ कर लेता है, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है आपको पता है बेटे? मेन चीज़ होती है टोटल आउटकम। अगर आपने टोटल आउटकम्स पता लगा ली तो समझो आपका कंप्लीट हो गया सवाल, ठीक है। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे बनाते हैं टोटल आउटकम्स, ठीक है। हाउ टू मेक टोटल आउटकम्स। अब हमें टोटल आउटकम्स बनाने हैं बेटे, टोटल आउटकम्स बनाने हैं ना, तो हमें हर सवाल के बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे बनाते हैं, टाइप क्या होते हैं। देखिए, पहला टाइप होता है बेटे कॉइन वाला, दूसरा टाइप होता है आपका डाइस वाला, तीसरा टाइप होता है आपका कार्ड वाला, और चौथा टाइप होता है रैंडम, ठीक है। तो हम आज सारे सीखेंगे और चैप्टर को समाप्त कर देंगे बेटा। मैंने बोला है ना, आज समाप्त मतलब समाप्त, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसके साथ, बड़े शांति से देखिए, आराम से बिल्कुल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे कॉइन के साथ। देखिए, तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहली चीज आपसे बोला जाए एक कॉइन टॉस वंस, एक सिक्का एक बार उछाला जाए, तो सबसे पहली चीज कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो आप जवाब देंगे सर 2 होंगे। फिर आपसे बोला जाए सैंपल स्पेस बना के दिखाइए कि वो जो टोटल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या होंगे। फर्क समझना इतना इस बात का बेटे, कितने होंगे 2, क्या क्या होंगे सैंपल स्पेस में, तो आपके सामने आंसर आएगा एक हेड और एक टेल। क्लियर है, दोनों बातों में फर्क। दूसरा, एक कॉइन टॉस 2 टाइम्स, अगर एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो कितने आउटकम्स होंगे। मोस्टली बच्चे बता देते हैं कि सर यहाँ पे 4 आउटकम्स होंगे। चलो अच्छी बात है, 4 होंगे, लेकिन वो 4 बनाएंगे कैसे, सैंपल स्पेस बनाओ। तो आप बोलोगे सर हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड हो सेकंड टाइम टेल हो सकता है फर्स्ट टाइम टेल हो सेकंड टाइम हेड हो सकता है सर दोनों बार टेल हो। बिल्कुल क्लियर, सारी चीज सही है, ठीक है। प्रॉब्लम तो जब शुरू होती है जब हम 3 पे आ जाते हैं, है ना। एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, अब क्या करें, अब क्या करें। तो मोस्टली बच्चों का जवाब यहाँ गलत हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ इस बार टोटल आउटकम्स 6 होंगे। आप ऐसा सोच रहे होंगे, बिल्कुल गलत। सॉरी, टोटल आउटकम्स है बेटे 8। और बनेंगे कैसे, ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। पहली बात तो बच्चों को ये नहीं समझ आता कि 8 कैसे है। और मान लो इससे भी मुश्किल तो ये है जब वो आपसे बोल दे कि एक कॉइन टॉस 4 टाइम्स, तब क्या करोगे। तो चलिए मैं आज आपको सिखाता हूँ ट्रिक कैसे पता लगाते हैं या कैसे बताते हैं कि कितने आउटकम्स होंगे और कैसे कैसे होंगे। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक बड़ी सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लैंक स्पेस इस्तेमाल करते हैं। तो इसे कहते हैं एक प्रकार से ब्लैंक स्पेस ट्रिक। बहुत आसान है। जैसे पहला ही ले लेते हैं बेटे, आपसे बोला गया एक कॉइन टॉस वंस, यही बोला था। तो सीधा सीधा काम, यहाँ पे सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है, आप बोलोगे सर एक बार, तो एक ब्लैंक स्पेस बनाइए, ठीक है। अब आप बताइए कि सिक्के में कॉइन में क्या क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 चीज होती है, हेड और टेल। तो बेटा यही आंसर है, हेड और टेल, हो गया। अब आपसे कोई बोलता है बेटे कि एक कॉइन टॉस 2 टाइम्स, कितनी बार बेटे, 2 बार। तो कितनी बार सिक्का उछाला, 2 बार, तो 2 ब्लैंक स्पेस बनाइए। एक बार सिक्का उछालोगे 2 चीज आएगी, हेड या टेल। एक बार दोबारा सिक्का उछालोगे 2 चीज आएगी, हेड टेल। लेकिन हम उछाल रहे हैं 2 बार, तो कंबाइन करके आंसर आएगा 4, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे इसे, इसकी भी और अच्छी ट्रिक है, देखिए ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। एक सिक्का 2 बार उछाला जाए तो कितने
आउटकम्स होंगे। तो बेटे सिक्का दो बार उछाला जा रहा है तो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस, सेकंड ब्लैंक स्पेस, एक बार उछालोगे दो चीजें आएगी, एक और बार उछालोगे दो चीजें, लेकिन हम दोनों दो बार उछाल रहे हैं एक साथ तो आंसर आएगा 4। ठीक है, अब ये जो 4 है इसका आप कर दो हाफ, तो आप लिख देंगे 2 बार हेड 2 बार टेल। क्लियर है? फिर बेटे 2 का हाफ कर दो 1, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, ये लीजिए आपका आंसर। क्लियर है? देखिए कितना सिंपल सा काम है, इससे बेहतरीन पॉसिबल नहीं है। सारी चीज बता रहा हूं मैं। अगर आपसे कोई बोले एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, अब आप करने की कोशिश कीजिए एक बार, चलिए। तो सर ने क्या सिखाया, 3 बार काम हो रहा है, 3 ब्लैंक स्पेस, एक बार उछालोगे हेड या टेल, एक बार उछालोगे हेड या टेल, एक बार उछालोगे हेड या टेल, लेकिन हम एक साथ 3 बार उछाल रहे तो फाइनल आंसर इज 8। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, तो अभी मैंने आपको सिखाया है। इसका हाफ करो, 4 बार हेड लिखोगे, 4 बार टेल लिखोगे। क्लियर है? 4 का हाफ करो, 2 बार हेड लिखोगे, 2 बार टेल लिखोगे, 2 बार हेड लिखोगे, 2 बार टेल लिखोगे। क्लियर है? लास्ट वन इज एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। लीजिए, मिनटों में आपका सैंपल स्पेस तैयार है, मिनटों में आपको पता लग जाएगा आपके पास कितने आउटकम्स आने वाले। क्लियर है बेटे? बड़ा ही सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, इससे सिंपल पॉसिबल नहीं है। अब बात रही 4 वाले की, तो बताओ ये वाला तो आप आंसर खुद बता दोगे सर, 2 2 2 2, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 16। क्लियर है? समझ गए ना? बिल्कुल डन। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं सैंपल स्पेस किसके, कार्ड के। ठीक है, समझ आया बेटे सभी को? चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डाइस की। डाइस बेटा देखो, लॉजिक जो सीखा है वो नहीं बदलने वाला। अ डाइस टॉस वंस, एक बार, तो एक डाइस एक बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम 6 होंगे। सैंपल स्पेस बनाते हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो गए सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बेहतरीन बात है। अब आपसे बोला जाता है अ डाइस टॉस 2 टाइम्स, कितनी बार, 2 बार, तो टोटल आउटकम्स, अभी मैंने आपको सिखाया काम कितनी बार हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर काम 2 बार हो रहा है, तो 2 ब्लैंक स्पेस बनाइए। जब एक बार डाइस उछालेंगे 6 पॉसिबिलिटीज, एक बार उछालेंगे 6, लेकिन हम तो 2 बार उछाल लें तो आंसर इज 36। देखो बेटे कितना सिंपल सा लॉजिक है। अब बनाएंगे कैसे सर, ये रहा ना हम सिखा रहे हैं। मान लो आपने पहला डाइस उछाला 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, पहले पे 1 दूसरे पे 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। लेकिन यही चीज़ 2 के साथ भी हो सकती है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और बेटे 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। लास्ट वन इज 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये रहे फाइनल आंसर आपके पास 36। अब इसमें से वो कुछ भी प्रोबेबिलिटी पूछ ले, हमें कोई इशू नहीं, कुछ भी पूछ ले, बिल्कुल सिंपल सी। जैसे उसने एक प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ ही ली, मान लो बोला है कि अगर मैं एक पासा एक डाइस 2 बार उछालता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेम नंबर आएगा। तो आप देख लो, सेम नंबर मतलब पहले पासे पे 1 आया तो दूसरे पे 1 आना चाहिए, है ना। ये देखो ये रहा आंसर। तो आप काउंट कर लो यहाँ पे कौन कौन सा है। एक तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स। तो टोटल फेवर में कितने हैं सर, 6 हैं। टोटल कितने हैं, 36 हैं। ये रहा आपका आंसर। सवाल सवाल तो बहुत आसान हो जाते हैं। मान लो उसने प्रोबेबिलिटी बोली कि एक डाइस में 2 बार उछालता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर है उसका सम, जो नंबर आ रहे हैं उसका सम 5 हो। अब सर 5 कैसे आ सकता है, तो आप बताइए। 1 के साथ 4 ले तो 5 आ जाएगा, 2 के साथ 3 ले तो 5 आ जाएगा। अब इसका रिवर्स कर दो, 4 के साथ 1
और 3 के साथ 2, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फेवर में कितने हैं, 4, और टोटल कितने हैं, 36। क्लियर है। देखो सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, मुश्किल क्या होता है, मुश्किल होता है इसके सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स निकालना। ठीक है, तो ये हो गया 2 डाइस वाला। ऐसे ही आप 3 डाइस वाला भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होगा, 3 वाला भी बना दो, चलो भाई 3 वाला भी बता देते हैं, घबराने की क्या बात है बेटे। तो a dice टॉस 3 टाइम्स, तो एक डाइस को 3 बार उछाला जा रहा है, तो बेटे आप बताइए 1 2 3, 6 × 6 × 6, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो गए। आप बोलोगे 216, सर बनाएंगे कैसे, पागल हो जाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ बनाना नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। एक बात बताओ, ये कितने बनाए थे, आप बोलोगे सर 36, तो इन सब के आगे बेटा एक बार 1 लगा दो, फिर एक बार 2 लगा दो, फिर एक बार 3, तो बन गए 216। क्लियर है। हाँ, लेकिन आपके में आता नहीं है, 2 तक का आता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं सीधा पत्तों की तरफ। तो पत्ते खेलने सीखने पड़ेंगे बेटे। तो पत्ते खेलने के लिए बेटा थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए हमें, है ना। पत्ते खेलना कोई छोटा काम है क्या, नहीं है ना। पत्ते खेलना बेटे बहुत बड़ा काम है। तो चलिए यहाँ समझते हैं। कार्ड्स, तो कार्ड को समझ लेते हैं बेटे। कुछ बच्चे जानते होंगे पहले से। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते कोई बात नहीं। देखिए जनरली जब हम दुकान से पत्ते खरीद के लाते हैं तो एक गड्डी आती है, उस गड्डी में 52+2 कार्ड होते हैं। हाँ, बहुत बच्चों को जान के शौक लगेगा, बट 52+2 कार्ड होते हैं। ये 2 कार्ड होते हैं जिसपे जोकर बना होता है, तो इन 2 कार्ड को हटा देते हैं और फेंक देते हैं हमारी ज़िंदगी से। ठीक है, तो हमारे पास कितने पत्ते बचे, 52। तो वो 52 पत्तों को अगर मैं सेपरेट करूँ तो ऐसा समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं कि आपको थोड़ा समझ ज़्यादा आ जाए, है ना। तो हमारे पास 52 कार्ड्स थे, जिसमें से 2 कार्ड जोकर थे। ठीक है, डन। तो यहाँ से हम स्टार्टअप करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 26 और 26। अब ये जो 26 हैं ये एक्चुअली में ब्लैक है। कैसे बेटा, ब्लैक। और ये जो 26 हैं ये हमारे पास रेड है। ठीक है, 26 ब्लैक, 26 रेड। ठीक है, अब ये जो 26 रेड है बेटा, इसमें से हमने फिर क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 30 और 30, 2 ग्रुप बना दिए। अब आप बोलोगे सर इनमें फ़र्क क्या है, तो इसमें फ़र्क है, ये जो 13 कार्ड है, इस 13 कार्ड पे ऐसे करके सब पे हार्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है। इसीलिए ये सारे के सारे पत्ते हार्ट की फैमिली में काउंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये हार्ट की फैमिली है जिसमें 13 पत्ते हैं। सर इन पत्तों में क्या है, तो इन 13 के 13 कार्ड पे ऐसे डायमंड बना हुआ है, इसीलिए हम इन्हें डायमंड के कार्ड बोलते हैं। ये 13 के 13 पत्ते डायमंड में आते हैं, तो ये डायमंड की फैमिली है। ये डायमंड की फैमिली है बेटे, और ये हार्ट की फैमिली है। ऐसे बेटा इधर इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 36। अब ये 36 क्या है, तो इस 36 पे ऐसे करके बेटा डिजाइन बना होता है, और इसको हम बोलते हैं बेटे, हाँ तो बेटे इस 26 को भी बेटे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 13 और 13 बेटे। ये जो 13 होते हैं बेटे, इस पे कुछ ऐसा डिजाइन बना होता है बेटे, सॉरी, और इसको हम बोलते हैं बेटे स्पेड। तो ये सारे पत्ते किसके कहलाते हैं, इस पेड़ के कहलाते हैं। ऐसे ही बेटा ये जो 13 आप देख रहे हैं, इस पे कुछ डिजाइन बना होता है ऐसे करके,
ठीक है बेटे, और इसको हम बोलते हैं क्लब। तो ये जो 13 पत्ते हैं ये कैसे होते हैं बेटे, क्लब के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 52 ताश के पत्तों की गड्डी होती है, डेक होता है, इस डेक में बेटा 4 फैमिली होती है। ये पहली फैमिली है हमारी स्पेड की, ये दूसरी फैमिली है क्लब की, ये तीसरी फैमिली है हार्ट की, और ये चौथी फैमिली है डायमंड की। ठीक है बेटे, कितनी फैमिली होती है, 4 फैमिली होती है, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। ठीक है, अब ये जो स्पेड की फैमिली है उसमें भी 13 पत्ते, इसमें भी 13 पत्ते, इसमें भी 13, हर एक में 13 होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये वो फैमिली है जिसमें 13-13 लोग रहते हैं बेटे। अब मेन चीज़ तो ये आती है सर, वो 13 लोग कौन है, उनका नाम क्या है। तो उन 13 लोगों का नाम क्या होता है, पहले मेंबर का नाम होता है एस, इसे इक्का भी बोलते हैं हिंदी भाषा में। दूसरा होता है 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, और उसके बाद होता है बेटे जैक, क्वीन एंड फाइनली किंग। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की तरफ। हाँ, तो लास्ट वन इज किंग। ये होते हैं बेटे 13 पत्ते। और ये जो 13 पत्ते आप देख रहे हैं ये 13 के 13 बेटा हर एक फैमिली में सेम होते हैं। यानी इस फैमिली में भी इक्का होगा, और ये 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, और फाइनली 10 नंबर होगा, और जैक, क्वीन और किंग होगी 13। सेम हेयर बेटे, इसमें इक्का होता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन और किंग। सेम बेटा डायमंड में इक्का होता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन और किंग। तो मेनली ये 13 पत्ते ही काम करते हैं, बस ये 13 पत्ते अलग अलग फैमिली में होते हैं बेटे। ठीक है, तो हर फैमिली में 13 पत्ते होते हैं, और वो 13 पत्ते जो होते हैं उनके नाम बेटा आप देख सकते हैं ये। अब इन 13 पत्तों में बेटा ये जो नीचे के 3 पत्ते होते हैं जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 13 वो 3 कार्ड वो होते हैं जिसपे चित्र बना होता है, हम इसे फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, फेस। ठीक, इनको फेस कार्ड कहते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए फेस कार्ड कितने हैं, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सर 3 फेस कार्ड होते हैं हर एक फैमिली में। तो अगर टोटल फेस कार्ड बोला जाए, टोटल फेस कार्ड बोला जाए तो आपका आंसर जो होगा बेटे वो होगा 12। कैसे 12 आया, हर एक में 3 और ऐसे 4 फैमिली मेंबर, तो आंसर इज 12। ठीक है, आपसे बोला जाए टोटल कितनी फैमिली होती है, तो आप बोलेंगे सर टोटल फैमिली होती है हमारे पास 4। ठीक है, हर एक फैमिली में कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं, तो टोटल 52 कार्ड हो गए। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी लॉजिकल बात बताता हूँ जिससे आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। देखिए मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे फैमिली कितनी है, 4, और हर एक फैमिली में सेम मेंबर है। तो आपको बस ये याद रखना है कि एक फैमिली याद होगा सारी याद हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे कभी भी किसी का नाम पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बेटे, नाम। जैसे आपसे बोला जाता है इक्का, तो बेटे ये नाम है। आपसे बोला जाता है 6 नंबर, तो ये नाम है। आपसे बोला जाता है 8 नंबर, तो नाम है। आपसे बोला जाता है 9 नंबर, तो बेटे ये नाम है। आपसे बोला जाता है जैक, तो ये नाम। तो आपको किसी का भी नाम बोला जाता है ना, तो आपको याद रखना है कि ऐसे 4 पत्ते होंगे, क्योंकि हर एक फैमिली में होंगे। जैसे आपसे बोला जाएगा 4 नंबर बताओ, तो 4 नंबर एक इस फैमिली में भी आएगा, एक इसमें भी आएगा, एक इसमें भी आएगा, और एक इसमें भी, तो हो गए ना 4। आपसे बोला जाएगा किंग कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 हर एक फैमिली में। तो जब नाम पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 4 कार्ड। ठीक है, आपको जब नाम के साथ कलर बताया जाएगा तो आप बोलेंगे 2 कार्ड। लेकिन जब आपको बोला जाएगा नाम के साथ फैमिली, तो बेटा एक ही कार्ड होगा, क्योंकि हर फैमिली में एक ही नाम का एक ही बंदा रहता है। ठीक है, तो ये लॉजिक है, आप ऐसे याद करके बड़े आराम से बड़े बड़ा सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप थोड़े बहुत सवाल देखते हैं बेटा। जैसे पहला सवाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने एक पत्ता निकाला 52 ताश की गड्डी में से, और वो पत्ता बेटे जो है ना वो रेड कलर का कार्ड निकल गया। कौन सा, रेड। अब रेड हमारे हिसाब से तो कितने होते हैं, 26 होते हैं बेटे, है ना। तो फेवर में कितने, 26।
और टोटल कितने हैं बेटा 52। ये रहा आंसर, ये रहा आपका आंसर। और लेते बेटे क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी होगी क्या प्रोबेबिलिटी होगी सर कि अगर हम एक पत्ता निकालें और वो किंग निकल जाए। तो बेटा किंग तो 4 हैं, कोई सा भी किंग आ जाए हमारे तो मजे हो जाएंगे ना। देखो भाई हमने किसी से शर्त लगाई है कि किंग आ जाएगा तो भाई हमें पैसे मिलने हैं। तो अब मान लो इसमें से कोई सा भी किंग आए तो हमें तो फायदा है ना, कोई सा भी किंग आए हमें तो पैसे मिलने हैं बस। तो फेवर में कितने हैं तो आप बोलेंगे सर 4 हैं। टोटल कितने हैं तो आप बोलेंगे 52 है। ये रहा आंसर। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपसे कोई बोल दे प्रोबेबिलिटी निकालो कि क्वीन आ जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे सर फेवर में कितने हैं टोटल कितने हैं। तो फेवर बेटे 4, क्वीन 4 होती हैं और टोटल 52। प्रोबेबिलिटी कि आपने जो कार्ड निकाला वो किंग भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकती है। तो किंग और क्वीन, तो किंग आए तो भी मौजे, क्वीन आए तो भी मौजे। यानी इस बार मेरे फेवर में जो है वो 8 पत्ते हैं और टोटल 52 पत्ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। और सवाल ले सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आप निकाल रहे हैं उसमें रेड किंग आएगा। फेवरेबल अपॉन टोटल, सिंपल है। अब बात करते हैं फेवर की। तो एक बात बताइए, किंग तो 4 होते हैं बट रेड किंग क्या होते हैं। तो आपने, हाँ बिल्कुल सही सर, आपने अभी तो बताया कि जब कलर बोले किसके साथ, नाम के साथ, तो आंसर 2 होता है। बिल्कुल ठीक बेटे, तो 2/52। आप खुद देख लो ना बेटा, रेड कलर का एक किंग यहाँ आएगा और एक किंग यहाँ आएगा, बाकी 2 तो ब्लैक होते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड कलर की क्वीन ना आए। अब यहाँ बच्चा मार खा जाता है। तो बच्चे को लगता है कि रेड कलर की क्वीन बोली है ना, ठीक है, तो रेड कलर की क्वीन नहीं आएगी तो कौन सी आएगी, ब्लैक कलर की आएगी। बच्चे को ये लगता है रेड नहीं आएगी तो ब्लैक आएगी, और ब्लैक कितनी होती है 2, आंसर इज 52। पर ये हो जाता है बेटे गलत। क्यों गलत हो गया सर, बेटा उनने ये बोला रेड कलर की क्वीन नहीं आनी चाहिए। तो बेटा रेड कलर की क्वीन हटा दो ना ये वाली, उसके अलावा तो सारे पत्ते आ सकते हैं ना। समझ लो बेटे बात, रेड कलर की क्वीन नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो आंसर इज 50/52। तो बच्चा यहाँ गलती कर जाता है। पर मैंने आपको समझा दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये चार्ट याद करना है। चार्ट याद होगी, चार्ट याद हो जाएगा, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टाइप हमारा क्या था, रैंडम क्वेश्चन। रैंडम क्वेश्चन में क्या होता है बेटे, रैंडम क्वेश्चन में क्या होता है, रैंडम क्वेश्चन में बेटा कोई सी भी कंडीशन आपको दे सकता है सिंपल में। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपसे बोल देगा आपके पास एक बैग है, उस बैग में बेटा 3 रेड बॉल हैं, 4 वाइट बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल हैं, ऐसे करके दे देगा। और आपसे बोलेगा क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटे कि एक बॉल जो आपने निकाली है वो रेड निकलेगी। तो आप बोलेंगे सीधा सीधा आंसर, सर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवर में होगी रेड, और टोटल सबको ऐड कर दो, 3 + 3 + 4, यानी फाइनल आंसर इज 3/10। बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वाइट बॉल नहीं आएगी, वाइट नॉट, तो आप आंसर बोलेंगे सर वाइट हटा दो, तो ऊपर कितनी 3 + 3 अपॉन में 10, आंसर इज 6/10। ये बहुत सिंपल होते हैं सवाल। अच्छा बैग की जगह वो क्या कर देगा, आपको बोल देगा कार्ड दे रहा हूँ आपको, और उस कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं 5 से लेके 12 तक, 5 से लेके 12 तक। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैंने नंबर निकाला है ना वो क्या होगा, वो होगा इवन नंबर। तो आप देख लो फेवर में क्या है, 5 के बाद 6 आता है, 8 आता है और 10 आता है, तो ये सारे इवन है ना बेटे। तो इवन कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 अपॉन में कितना होगा 5 6 7, ठीक है, ये 5 हो जाएगा 10। अच्छा तो सीधा सीधा क्या है, इसमें से आंसर माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, टोटल काउंट करना है। अब बच्चा यहाँ जो गलती करता है ना, मैं मेन गलती भी आपको बताता हूँ बच्चे की। बच्चा क्या गलती करता है,
कि टोटल पत्ते कितने हैं 12, तो वो क्या कर देता है, बोलता है सर 5 से स्टार्ट है तो 5 माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 7। बिल्कुल सही है, बट ये गलत आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8। आपको विश्वास नहीं तो बेटा काउंट करके देख लो, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम से। बच्चा यही गलती करता है, टीचर को पता है बच्चा कहाँ पे क्या गलती कर सकता है, तो वो गलती ये होती है। पूरा सवाल टीचर आपसे सही करवा लेगा, जहाँ गलती होगी ना एक लाइन में वो गलती करवा देगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो आप इसमें से एक कार्ड निकालेंगे वो लेस देन होगा 8 के। अब 8 से लेस देन कौन कौन है सर, 5 6 7, तो 3 अपॉन में टोटल 8, फाइनल आंसर, ठीक। तो रैंडम क्वेश्चन में ऐसी है बेटे, कुछ भी आपको दे सकता है। जैसे आपको दे देगा एक सर्कल है, सर्कल पे यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 1, और यहाँ पे बीच में एक स्पिनर है, आप इसको घुमा सकते हैं ऐसे करके। सवाल क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब मैं स्पिन करता हूँ तो मेरा एक नंबर आएगा, तो आप बोलेंगे सर एक आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, 4 है, तो फेवर में कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए 5 6 7 और एक 8, ये रहा फाइनल आंसर। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सर मेरा 2 नंबर आएगा, तो 2 नंबर की पॉसिबिलिटी चेक करो यहाँ से, तो फेवर में 1 और टोटल 8। ये होते हैं बेटे रैंडम वाले क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, सिंपल सा काम होता है, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ रही है सारी चीज़ें, ये है प्रोबेबिलिटी, बहुत इजी होता है। चलिए कुछ और मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ आपकी बुक NCERT से, जल्दी जल्दी कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आ गया, छोटा सा फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, क्या फार्मूला होता है, फोटो। कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं जो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 होती है उससे बड़ी, या तो 1 होती है उससे छोटी। तो जब प्रोबेबिलिटी किसी की 0 आ जाए ना, तो इसका मतलब है वो काम कोई नहीं कर सकता, ऐसे काम को कहते हैं या वर्क को कहते हैं या फिर इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं बेटे, इम्पॉसिबल इवेंट। और जो ऐसा इवेंट हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी उस काम को तो होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता, तो उसे कहते हैं श्योर इवेंट, ठीक है बेटे, या सर्टेन भी बोलते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ हम हमारी 10th क्लास की NCERT के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटे ये तो फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है, पहला वाला आप देख लेंगे थोड़ा सा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 से देखिए, 3 भी ऐसी क्वेश्चन है, 4 देखिए क्या बोला है। जैसा मैंने अभी आपको एक सवाल कराया था, बोल रहा है इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो ये ठीक है 0 और 1 के बीच में। परसेंटेज, बहुत बच्चों को परसेंटेज नहीं पता, मैं बता दूं, जब भी कभी आपको परसेंटेज दिया हो तो आपको क्या करना है, परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी बनानी है, तो आपको क्या करना है, नीचे 100 लगा देना है बस। तो देखिए 50% था, तो आप क्या कर देंगे 50 अपॉन में 100, तो फाइनल आंसर इज 0.15, क्या आ जाएगा 0.15, क्लियर है। तो यानी ये भी ठीक है, और 2/3 को डिवाइड करोगे 0.6, ये भी ठीक है, यानी ये गलत आंसर, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्लियर है ना बेटे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी इवेंट की दी है, इवेंट नहीं होने की निकालनी है। तो अभी अभी हमने सीखा था प्रोबेबिलिटी इवेंट और इवेंट नॉट, दोनों का सम क्या होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट निकालनी है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट की, तो 1 माइनस 0.05, फाइनल आंसर इज 0.95, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी, अरे वाह, एक बैग है बेटा, कुछ बैग ले लेते हैं ऐसे बैग टाइप का, इस बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी है, लेमन, ठीक है। कितनी है मेरे को नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। मालिनी टेक वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, एक कैंडी मालिनी निकालती है इसमें से 1। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज बॉल होगी, तो बेटे देखो प्रोबेबिलिटी ऑरेंज की,
तो आप सभी को पता है फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब इसमें जब है लेमन कैंडी, ऑरेंज है ही नहीं, तो ऊपर क्या होगा, फेवर में जीरो, और नीचे टोटल एक्स, फाइनल आंसर इज जीरो। बिल्कुल सिंपल। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कैंडी उसने निकाली है वो लेमन की होगी, तो बेटा फिर से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, फेवर अपॉन टोटल, और क्योंकि लेमन वाली सारी है तो लेमन वाली एक्स, फेवर में भी एक्स, टोटल भी एक्स, फाइनल आंसर इज वन। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। ये सवाल अभी मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद है, कि इट इज गिवन डेट अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.09, यानी दो दोस्तों का बर्थडे सेम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 992। दोनों दोस्तों का बर्थडे सेम डे नहीं होगा, इसकी निकालनी है। तो बस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बेटे, यहाँ पे दिया है कि दो बच्चों का बर्थडे सेम नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी पीई डैश दिया है, पीई निकालना है। तो बेटे बताने की मेरे को लगता नहीं कोई ज़रूरत है ना बेटे, सिंपल सी बात है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये रैंडम क्वेश्चन आ गया, तीन रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, तो एक बैग, तीन रेड और बेटा 5 ब्लैक, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर 8 बॉल हो गई टोटल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला पार्ट रेड बॉल आएगी, तो रेड बॉल की हो गई सर 3/8। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट रेड बॉल, नॉट रेड, रेड नहीं है, तो सर रेड नहीं है तो क्या होगी 5/8। ठीक है, 9 देखिए, 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल है, तो टोटल मार्बल कितने हो गए, तो टोटल मार्बल सर हो गए 5 + 8 + 4, यानी कि 17 हो गई। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहला रेड मार्बल आता है रेड, तो रेड आने की क्या हो गई 5/17। दूसरा वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बताइए बताइए सारे बताइए। वाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटे, वाइट कितनी है, कहाँ है वाइट, ये रही सॉरी, तो 8/17। एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी ग्रीन नहीं आनी चाहिए, नॉट ग्रीन, ग्रीन नॉट लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो ग्रीन नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए, ग्रीन नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब वाइट हो सकती है, रेड हो सकती है, तो 8 और 5 13/17। ठीक है बेटे, सिंपल सिंपल सा काम है, रोने वाला तो काम है ही नहीं। ये देखिए, एक पिगी बैंक है, उसमें 50 कॉइन है, सॉरी, कंटेन 150 कॉइन्स, 150, यानी जो 50 पैसे का कॉइन होता है ना, 50 पैसे वाला, ऐसे कितने हैं 100 है बेटा। ठीक है, 1 रुपये वाला कॉइन जिसपे लिखा रहता है 1 रुपया, ऐसे 50 है बेटा। 2 रुपये वाला कॉइन जिसपे लिखा रहता है 2 रुपया, ऐसे कितने हैं बेटे 20 है। और ऐसे कॉइन जिसपे लिखा रहता है 5 रुपया, ऐसे कितने हैं 10। तो आपसे कोई बोले तो टोटल कॉइन कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर 10, 50, 170, 180, टोटल कॉइन हो गए 180। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहली, कि 50 पैसे वाला कॉइन आया, अब आप बताओ 50 पैसे वाले फेवर में कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो फेवर में 50 हैं, टोटल कितने हैं 180। क्या सवाल है बताओ, आप खुद बताओ। बोल रहा है कि 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, तो 5 वाला हटा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5, तो 5 वाला हटा दो, ये लास्ट वाला, तो बचे कितने 170/180। बहुत सिंपल सवाल है बेटे। ये शॉपकीपर एक शॉप से एक्वेरियम से फिश खरीद रहा है और बोल रहा है 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, फिश क्या मेल निकलेगी, तो मेल कितनी है 5/में, टोटल कितनी हो जाएगी 13। ये बहुत बेतुके सवाल है बेटा। नीचे देखिए ये वाला भी मैंने आपको कराया स्पिन वाला, इसमें क्या बोला ऑड नंबर आना चाहिए, तो ऑड क्या क्या होता है, ऑड 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 ऑड, तो कितने हो गए 4 जितने भी हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। फिर बोल रहा है नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6/8 हो जाएगा। तो बेटे ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। एक डाइस थ्रो वंस, एक डाइस 1 बार उछाला जाता है, तो क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6। तो बोला है प्राइम नंबर 2 3 5, 3/6। प्रोबेबिलिटी नंबर 2 और 6 के बीच में क्या होता है 3 4 5, 3/6। तो ऐसे ही हैं बेटे सारे क्वेश्चन।
देखिए अभी मैंने कार्ड वाला आपको सिखाया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड कलर का किंग होगा 2/52, फेस कार्ड होगा 12/52, फेस कार्ड होगा रेड फेस कार्ड, तो बेटा टोटल फेस 12 होते हैं और उसमें रेड बोलेंगे तो 6/52। जैक होगा हर्ट का, हर्ट बेटे फैमिली, जैक उसका नाम, तो 1/52। याद है ना, ट्रिक अभी सिखाई थी, बिल्कुल ठीक। ट्रिक याद है तो बेटे कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत आसान हो जाएगा। स्पीड फैमिली का नाम दे दिया तो 13/52। क्वीन वो भी कौन सी, डायमंड की, फैमिली और नाम, तो बेटे 1/52। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोल रहा है आपके पास 5 कार्ड है, 10, जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, 10 नंबर, जैक है, क्वीन है, किंग ऑफ एंड एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, डायमंड का एस है, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, क्वीन निकलने की। तो क्वीन कितनी है बेटा, एक, और टोटल कार्ड कितने हैं, 5। बहुत आसान है यार, क्या बताऊं। इधर देखो, बोल रहा है एक इक्का आना चाहिए, तो इक्का आने की 1/5। दूसरा बोल रहा है क्वीन आनी चाहिए, अच्छा सॉरी, प्रोबेबिलिटी दैट दी सेकंड कार्ड पिकअप, अच्छा सेकंड कार्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा बेटे देखो देखो तो गलती हो गई, इसने बोला है जो क्वीन, ऊपर पहला क्वेश्चन किया आपने क्वीन निकाली थी, तो बोला है उस क्वीन को साइड में रख दिया, साइड में। अब जब क्वीन को साइड में रख दिया तो बेटे पत्ते कितने बचे, 4। अब बोल रहा है इक्का आएगा तो बेटे 1/4 हो जाएगी, और क्वीन आएगी तो क्वीन तो निकाल ली बेटे, क्वीन तो उसने निकाल ली, अब क्वीन बची है बताओ, नहीं बची ना हमारे पास, तो अब जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0। तो क्वीन आने की 0 प्रोबेबिलिटी। समझ आया ना बेटे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन है और मिक्स कर दिया जाता है 132 गुड पेन के साथ, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 144। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपने जो पेन निकाला वो गुड वन होना चाहिए, तो गुड, तो गुड आने की क्या है बेटे, 132, क्योंकि ये रहे गुड, और टोटल 144। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन है ये। नीचे डिफेक्टिव बल्ब 4 निकाले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में डिस्क है 19, ये देखिए आपके पास 1 से लेके 19 तक नंबर है, 90, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 डिजिट का नंबर होगा, तो बेटा 1 से लेके 9 तक कितने होते हैं, सिंगल डिजिट के होते हैं, तो 9 नंबर इसमें से माइनस कर दीजिए ना, तो कितने बचेंगे आप बताओ, 81 अपॉन टोटल 9। बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अब इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो आपको पता है 10 का स्क्वायर 100 होता है, वो उसके बीच में नहीं आ रहा, तो 9 तक का स्क्वायर आ रहा होगा 81, हाँ, तो 9/90 परफेक्ट स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है, डिविजिबल 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 का टेबल 19 तक पढ़ोगे तो क्या होगा, 18 आएगा, तो 18/90। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है सर, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही है। ये वाला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 20 सॉरी, क्या बोला है कि सपोज रैंडम रेक्टेंगुलर 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 रीजन दे रखा है ये हमें इतना बड़ा, ठीक है, और इसके बीच में सर्कल है, क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ए लैंड इनसाइड। अच्छा, तो मान लो ये हमारे पास गार्डन है और ऊपर से मैं कुछ फेंक रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है कि जो भी चीज़ आप फेंक रहे हो वो लैंड करे गार्डन सर्कल में, लैंड ऑन सर्कल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सर्कल में लैंड करे तो इसका मतलब है फेवर में और टोटल, तो फेवर में क्या आएगा, सर्कल, और टोटल क्या आएगा, रेक्टेंगल, तो सर्कल के लिए सर्कल का एरिया है πr², और रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल का L/B है ना बेटे, पूरा तो रेक्टेंगल है, अब L/B में क्या होगा, 10